स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं पांच का पंच और पांच का पंच लेकर मैं हूं इशफा गौहर। पांच के पंच में पहले आपको पांच बड़े विजुअल्स दिखाते हैं, यानी वो ट्रेंडिंग खबरें जो लगातार सुबह से गुलिस्तान न्यूज पर ट्रेंड हो रही है, उनसे आपको रूबरू करवाएंगे और उसके फौरन बाद पांच बड़ी ब्रेकिंग के साथ आपके सामने आएंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे, पॉलिटिकल खबर भी होगी और डिफेंस के शोबे से भी खबर होगी। दोनों का मिश्रण आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। 35 से 40 मिनट के बीच में पूरा प्रोग्राम आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जरा इन पांच बड़े विजुअल्स पर नजर डालिए। ये बड़ी पांच खबरें हैं। पहली खबर जो सबसे अहम जम्मू कश्मीर और पूरे देश जिसको देखना चाहता था, वो है यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक बड़ा फैसला, यानी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर एक और तरमीम की गई है और वो अमेंडमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए काफी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पॉलिटिकली, अगर आप इसको देखेंगे। और यही वजह है कि आज जो ही ये ऑर्डर दिन में सोशल मीडिया साइट और ऑफिशियल वेबसाइट पर आया, तो उसके फौरन बाद सियासी पारा दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ये मामला जो है वो देखने को मिला, क्योंकि केंद्र ने आज बहुत सारे कानूनों के अंदर अमेंडमेंट की है। और एक बड़ा कानून जिसको लेकर पिछले कई दिनों से बल्कि कई हफ्तों से विचार और बातें हो रही थी, वो है कि जमीन का मामला किस तरीके से चलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर और जमीन पर मालिकाना हक किन के होंगे। क्योंकि इससे पहले यानी 5 अगस्त के फैसले से पहले जब धारा 370 और 35 को हटाया गया, उससे पहले जमीन जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत जो मालिकाना हक थे वो पीआरसी होल्डर जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट था, बाहर का कोई भी आदमी वहां जमीन नहीं खरीद सकता था। अब वो मामला नहीं रहा है। आज केंद्र ने साफ कर दिया कि भारतीय कहीं का भी हो, केरल, कन्नड़, ओडिशा, जिस शहर का भी हो, वो जम्मू कश्मीर समेत लद्दाख के अंदर जमीन खरीद सकता है। और जमीन खरीदने के लिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा और स्टेट लैंड जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा, क्लियर कर दिया है। इसके अलावा 11 और कानूनों के अंदर संशोधन किया गया है। लेकिन जो ही ये बात सामने आई तो दो बड़े बयान हमारे सामने आए। दोनों फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल बनाया गया और जिस तरीके से ये ऑर्डर्स आ रहे हैं, उमर ने कहा कि अब जमीन बराए फरोख्त है और लद्दाख को यह सोचना होगा कि कल बीजेपी के लिए वोट दिया था और बीजेपी ने आज वापस क्या कुछ उनके पास दे दिया है। तो यह पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है, इस पर हम और भी आगे बात जरूर करेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जो आपके सामने हम रख रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर से है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले दिनों एक कानून सामने रखा गया था जिसमें रिटायरमेंट की हद और उम्र के बारे में कुछ नए फैसले लिए गए थे। उसमें आज चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर बीवीआर सुब्रमण्यम की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया कि यह कानून लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि डेडवुड को बाहर करना वक्त की जरूरत है और डेडवुड को बाहर करने के लिए कानून का बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और जो मुलाजमीन तनदेही, लगन और बिना रिश्वत के काम करेंगे उनके लिए खतरा नहीं है। ये तलवार सिर्फ उन लोगों पर लटक रही है जिनके जो काम लैतुलैल से कर रहे हैं या जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं होगा। तो उस हवाले से आज वजाहत आई है, जबरी रिटायरमेंट किसी की नहीं करवाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर जो एलजी मनोज सिन्हा है, उन्होंने आज एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बैक टू विलेज 3 के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और अपनी उपलब्धियां उन्होंने गिनवाई है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बैक टू विलेज प्रोग्राम को चलाया गया है वो कामयाबी के साथ हमकिनार होगा, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर बैंक भी फोरफ्रंट पर बैक टू विलेज प्रोग्राम में आया और आज उन्होंने कैश अप्रूवल भी बहुत सारे लोगों के अंदर बांटा है। उन्होंने कहा कि बैंक पहले कर्जदारों को या एंटरप्रेन्योर्स को बैंक तक जाना होता था, अब बैंक ही उनके दरवाजों तक आएगा। आज मनोज सिन्हा ने कहा कि नौजवानों की आवाज और धड़कन को समझना, सुनना और उस पर काम करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है और इंतजामिया 24/7 नौजवानों की आवाज को सुनेगी। और चौथी बड़ी खबर जिस पर पूरे देश समेत विदेशों की भी नजर है वो है राजनाथ सिंह और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की 2+2 मीटिंग। माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर
कल यहां दिल्ली पहुंचे थे और जहां दिल्ली के अंदर मुलाकातों का सिलसिला जारी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले। लेकिन बड़ी खबर जो आज है वो ये है कि बीका एग्रीमेंट पर साइन हो गया है और ये वो एग्रीमेंट है जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे, टेक्निकल ट्रांसफर्स होंगी और इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, डाटा शेयरिंग होगी। और आज माइक पोम्पियो ने एक बार फिर भारत से निशाना साधा चीन की ओर, कहा जमहूरियत के लिए अगर बहुत बड़ा कोई दुश्मन है वो चीन है और चीन ये नहीं चाहता है कि जमहूरियत की जड़ें मजबूत हो। माइक पोम्पियो ने सीधे सीधे से निशाना साधा है चीन पर और भारत की जमीन से यह हमला किया गया। और पांचवी बड़ी खबर बिहार के चुनाव है जहां पर लालू फैमिली और नीतीश फैमिली मैदान के अंदर है और आज पहले मरहले की वोटिंग का कल पहले मरहले की वोटिंग होनी है और कल जब आप वोटिंग में जाएंगे तो 71 सीटों पर वोट होना है जिनमें 8 से 9 वो बड़े चेहरे भी हैं जो नीतीश हुकूमत के अंदर मिनिस्टर्स रहे हैं। और कल जितिन राम मांझी के चेहरे और मुकद्दर का फैसला भी होगा कि क्या वो स्टेट असेंबली को रिप्रेजेंट करेंगे दोबारा या नहीं करेंगे। सीधे सीधे से मुकाबला बीजेपी वर्सेस लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक तरफ से बहुत बड़े दावे पेश कर रही है और बहुत बड़ा जनसैलाब उनके साथ हो रहा है और दूसरी तरफ से पूरा एनडीए लगा है लालू कांग्रेस इत्तेहाद को हराने के लिए। देखना होगा एंटी इनकम्बेंसी काम करती है या नहीं करती है। कल वोटिंग होगी बिहार में और यह वोटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटा सा ट्रायल लद्दाख में हुआ था, बड़ा ट्रायल जो है वो बिहार की स्टेट असेंबली के अंदर कल होने जा रहा है। तो ये 5 बड़ी खबरें जो हमने आपके सामने रखी, इनमें कुछ खबरें कल भी आप जरूर देखेंगे लेकिन ये 5 ट्रेंडिंग वीडियोस और खबरें जो थी जो हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन बढ़ते हैं फटाफट से अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। थोड़ी देर पहले भी हमने आपसे बात की थी और आपको बताया था कि सिचुएशन जो है वो क्या कुछ बन रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। और आज मरकज की तरफ से, एमएचए की तरफ से एक और अमेंडमेंट ऑर्डर सामने आया है। जो ऑर्डर उस ऑर्डर के तहत लाया गया है जो ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज के तहत तीसरा ऑर्डर 2020 निकाला गया है जो गवर्नमेंट गैजेट में भी शाया हुआ है। और इस गवर्नमेंट गैजेट के अंदर शाया होने के बाद कुल मिलाकर 11 कानून जो हैं वो बदल दिए गए हैं। 11 कानूनों को बदलाया है केंद्र सरकार ने। उनमें सबसे बड़ा कानून जो है वो जमीन को लेकर है, लैंड एक्ट संवाद 1959 1995 का और बिग लैंड एस्टेट एब्रोगेशंस वो भी है। और उसके साथ साथ तकरीबन 8 नए कानूनों में भी तरमीम की गई है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जब मैं आपके सामने ये बात बता रहा हूं। मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स की तरफ से बाकायदा तौर पर गैजेट निकाला गया है, ऑर्डर निकाला गया है और ये ऑर्डर आने के बाद सियासत काफी तेज है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के बयानात मैंने आपको बता ही दिए। इसके साथ अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि वादे तो किए जा रहे थे कि जमीन के मालिकाना हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और कल्चरल हेरिटेज की तबाही नहीं होने दी जाएगी, लेकिन यहां पर कुछ और ही है। और ये मामला जो है वो मरकज के साथ उठाया जाएगा और खुसूसन वजीर आजम की नोटिस में इस बात को लाया जाएगा। लद्दाख से भी सिचुएशन कुछ इसी तरीके की है। कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल रिएक्शन इस पर फटाफट से हम आपको बता दें क्योंकि लगातार सूरत हाल तब्दील हो रही है और हर लम्हा खबर बदल रही है। खबर जम्मू से भी है जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाया गया है और कहा गया है कि जो वादे जम्मू की जनता के साथ किए गए थे कि डेमोग्राफिकल चेंज नहीं होंगे और जमीन के मालिकाना हकूक भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन यहां पर पांडिचेरी की तर्ज पर सारा निजाम बदलने की कोशिश की जा रही है। जम्मू से भी बीजेपी मुखालिफ आवाजें जो है वो काफी ज्यादा तेज हो रही हैं। सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला का ट्वीट था, हो सके तो जरा ट्वीट को भी चलाइएगा। लेकिन उमर जब ट्वीट करते हैं वो कहते हैं ये मेरी जाती कैपेसिटी में ट्वीट है, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल स्टैंड सुनना चाहता हूं। ये जो ऑर्डर आया है एमएचए की तरफ से 11 कानून बशमूल लैंड एक्ट, क्या कुछ रिएक्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए, जो उमर साहब का स्टैंड है पार्टी का भी वही स्टैंड है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको स्ट्रांगली अपोज करती है। जो नए लैंड लॉज आए हैं जम्मू कश्मीर में, जिसके तहत नॉन डोमिसाइल और नॉन पीआरसी होल्डर अक्रॉस द कंट्री अब लैंड खरीद सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इन अमेंडमेंट्स को स्ट्रांगली अपोज करती है। और अब मुझे लगता है कि जैसे उमर साहब ने भी बोला, J&K को उन्होंने सेल पे अब डाल दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने अब पूरे कंट्री के लिए J&K को सेल पे रख दिया है। ये बहुत ही अफसोसपूर्ण डेवलपमेंट है। जी इमरान, क्या मैं ये मानूं कि जो ग्रैंड अलायंस हुआ है उसकी मीटिंग जल्दी से बुलाई जाएगी, एक रिएक्शन होगा, कुछ पॉलिटिकल बात उसमें होगी इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा इशू है और इस पे जो पीपल्स अलायंस है, मुझे लगता है कि वो भी अनकरीब ही इस पे स्टेटमेंट निकालेंगे। पीपल्स अलायंस का स्टेटमेंट तो बाद में आएगा, लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा जा रहा कि मायूस कुन मामला है जिस तरीके से ऑर्डर निकाला गया है, लैंड टू सेल कर दिया गया है नॉन स्टेट सब्जेक्ट्स के लिए। पहले डोमिसाइल का कानून सिर्फ नौकरियों तक महदूद रखा गया था, यहां पर वो बार भी हटा दिया गया है, यानी जमीन कोई भी खरीद सकता है। बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ी आवाजें थी विद इन द बीजेपी और बहुत एश्योरेंसेस विद इन द बीजेपी थी कि लैंड लॉज को लेकर एक अच्छा कानून सामने आएगा। क्या मैं ये समझूं कि जो कानून आया है वो अच्छा है? देखिए गौर साहब, जो आज न्यूज में जो कानून आया है, और मैं कहता हूं कि एक आम हिंदुस्तानी के लिए, ये पूरे देश की जनता को इस चीज का इंतजार था और फाइनली वो टाइम आया, वो चीजें सामने आई हैं। और लोग जो जम्मू कश्मीर में लैंड लेना चाहते हैं, यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ घर बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुल गए हैं। और मुझे लगता है कि देश की जनता जो जम्मू कश्मीर में आके रहना चाहेगी यहाँ पे आके, तो वो लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। तो मैं ये समझूं कि जो स्टेट बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं, मेरे साथ भी प्रोग्राम के अंदर और अदर चैनल्स के अंदर भी वो लगातार ये कहते रहे थे कि लैंड लॉज का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है और हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी को खराब होने नहीं देंगे। जो आवाजें जम्मू से थी, कश्मीर को अगर आप 2 मिनट छोड़ेंगे भी, जम्मू से भी जो आवाजें थी, जहां पर वोट बैंक है, बहुत बड़ा चंक है बीजेपी का, क्या आपको लगता है कि वहां पर मायूसी है, स्टेट लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया है इस फैसले में? नहीं, ऐसी बात नहीं। सेंटर हाई कमांड की तरफ से ये लिया हुआ फैसला है और बड़ा सोच समझ के लिया हुआ फैसला है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की हाई कमांड सेंटर हाई कमांड के फैसले के साथ है। और ये चीजें जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बन चुका है और ऐसी चीजें जब सामने आ रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के अवाम को ऐसी चीजों का वेलकम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का एक नया रास्ता, एक नया खुलेगा और एक डेवलपमेंट के जो रास्ते हैं, तरक्की के रास्ते हैं, उस रास्ते पे जम्मू कश्मीर सामने आएगा। इसमें तरक्की मुमकिन होगी, ये कैसे आप कह पा रहे हैं? क्योंकि जम्मू के लोगों का मानना कि अब जो है वो ज्योग्राफिकल चेंज सबसे ज्यादा जम्मू के अंदर देखने को मिलेंगी। देखिए गौहर साहब, तरक्की को हम इसलिए ले सकते हैं, डेवलपमेंट को इसलिए ले सकते हैं कि बाहर के बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो लोग अब सीधा इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे लैंड खरीदेंगे, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, होटल्स इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ सकती हैं और बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पे खुलेंगी, मॉल्स खुलेंगे, बहुत कुछ जो एक बीच में बैरियर था वो खत्म हो गया और अब लोग सीधा इन्वेस्ट करेंगे, अपने नाम पे उनके प्रॉपर्टी होगी और बहुत लोगों को रोजगार मिलेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी और ये चीजों का आवाम को वेलकम करना चाहिए। भारतीय डॉक्टर साहब, ये इतना देरी क्यों की, 1 साल का वक्फा क्यों लगा? पहले दिन ही ले आते जिस दिन डोमिसाइल आया था। ये माना जा रहा कि इलेक्शन ट्रेंड है, बिहार इलेक्शन है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के डिसीजंस लिए गए हैं। नहीं और साहब, आज की डेट में कुछ भी भारतीय जनता पार्टी बड़ा स्टेप ले रही है तो उसको बिहार के इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पूरा देश का जो 133 करोड़ अवाम है हमारे साथ, हमारे लिए एक समान है और ये चीजें पार्टी हाईकमांड सोचती है, उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है और इन चीजों में टाइम लगता है। जब जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना है तो बहुत सारी चीजें इसमें आनी है, आने वाले टाइम पे और बहुत सारी चीजें आएंगी और उसका हमें वेलकम करना चाहिए और अच्छी चीजें आएंगी, पॉजिटिव चीजें आएंगी, क्योंकि सरकार की जो हाई कमांड है, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब की आप बात करो, चाहे होम मिनिस्टर साहब की बात करो, वो जो भी फैसला लेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को हित में लेंगे, जम्मू कश्मीर के यूथ को नजर में रखते हुए लेंगे। चौधरी साहब, माइनस अगर मैं आपसे पार्टी करूं
एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर के, क्या आप लगता है आपको कि राइट डायरेक्शन, राइट टाइम पे राइट डिसीजन है? नहीं, देखिए, हाई कमांड की तरफ से जो भी डिसीजन होते हैं राइट होते हैं, और बहुत सोच समझ के वहाँ पे पूरी एक्सपर्ट्स की टीम बैठती है इन चीजों के ऊपर फैसला लेने से पहले, और बड़ी सारी चीजें करती है। जो एश्योरेंसेस बीजेपी दे रही थी, उन एश्योरेंसेस का क्या हुआ? लद्दाख में आपने सिर्फ 48 घंटे पहले एश्योरेंस दिए कि 6 शेड्यूल आपको मिलेगा, आज उन पर भी आपने कानून थोप दिया। जम्मू कश्मीर तो पहले ही पिस रहा था। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी हाई कमांड, सेंट्रल हाई कमांड के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, वो डे टू डे सारी चीजें अपडेट ली जाती हैं, बातें की जाती हैं, और जो भी फैसले लिए जाएंगे जम्मू कश्मीर के अवाम को, यूथ को, उनको भरोसे में लेके लिए जाते हैं। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, और ये फैसला चलिए, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब कह रहे हैं कि जो कुछ फैसले होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मशवरे से लिए जाते हैं। लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताते चलूं कि जब डोमिसाइल का कानून आया था तो उस वक्त भी मेरे मॉर्निंग शो में भी और इस शो में भी बीजेपी के लीडर्स की तरफ से एश्योर किया गया था कि स्टेट लॉ जब भी बनेगा, लैंड लॉ जब भी आएगा, उसमें प्रोटेक्शन की बात होगी और हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ये जो कानून आज मेरे हाथ में है, इसमें मुझे अभी तक जहां मैं समझ पाया हूं, हो सकता है कोई लाइन इसमें हो ऐसी, लेकिन मेरी नजर में अभी तक मुझे कोई लाइन ऐसी नहीं दिखी जो मैं ये कह पाता कि स्टेट के तहफुजात का ख्याल रखा गया है। बहरहाल पॉलिटिकल बैटल इस पर और आगे बढ़ेगा, लेकिन मैं बढ़ता हूं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर, और दूसरी बड़ी खबर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज 2+2 मीटिंग, यानी अमेरिका और भारत के बीच 2+2 मीटिंग कामयाबी के साथ हमकिनार हुई है। और उस 2+2 मीटिंग के दौरान काफी अहम फैसले लिए गए हैं। भारत और अमेरिका ने बीका मुआहिदा किया है, बीका एग्रीमेंट हो गया है, और बाद में माइक पोम्पियो और इस पर की प्राइम मिनिस्टर से भी मीटिंग हो गई है। बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं कि आज पूरे दिन 1-to-1 मीटिंग्स के बाद जहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुबह मिले थे, वहीं पर थोड़ी देर पहले माइक पोम्पियो और मार्क एस्पर की मीटिंग प्राइम मिनिस्टर से हुई है। और जैसे मैंने पहले ही कहा था कि माइक पोम्पियो ने चीन के तरफ से जो बयान दिया, चीन के लिए जो बयान दिया है वो सबके सामने है, लेकिन मार्क एस्पर का मानना है कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और इस दिन से बहुत बड़ा फायदा जो है वो दोनों देशों को मिलेगा। राजनाथ सिंह ने भी मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए इस बात को साफ किया कि इंडो यूएस बायलैटरल डिफेंस रिलेशन से मामलात और ज्यादा बेहतर होंगे, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, सैटेलाइट इमेज की ट्रांसफरिंग होगी, और 10 तरह की और परेशानियां जो हमें थी वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। थोड़ी देर पहले माइक पोम्पियो ने क्या कुछ कहा कि यूएस will stand with India। बड़ी बात, US will stand with India as it is front runner, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल के बीच भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बन रहे हैं, भारत के साथ फ्रंट लाइन पर अमेरिका खड़ा है उनकी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, और जो कुछ गलवान के अंदर हुआ है ये अफसोसनाक है। सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, कर्नल एसएस पठानिया साहब मेरे साथ हैं, कर्नल जेएस चौहान साहब भी मेरे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। सबसे पहले त्यागी साहब आपके पास आऊंगा। 2+2 की मीटिंग, सिग्नेचर होना और दिल्ली से चीन को सबक सिखाने की बात कहना माइक पोम्पियो की तरफ से सुबह से दूसरी बार, किस तरीके से इस बात को ले हम? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये 2+2 की पहली नहीं तीसरी मीटिंग है, मगर फाइनल मीटिंग है। और इस मीटिंग में यह तय हुआ खास तौर पे कि जो सैटेलाइट की सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो अमेरिका इंडिया के साथ शेयर करेगा। मान लीजिए अगर ये इंफॉर्मेशन कारगिल के युद्ध में शेयर कर दी गई होती तो वो युद्ध 5 दिन में जीता जा सकता था। अब इसके शेयर करने का मतलब ये है कि जो हमारी क्रूज मिसाइल्स हैं, जो हमारे आर्म्ड ड्रोन्स हैं, वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मन के हथियारों को नष्ट कर सकते हैं, उनके सैनिक अड्डों को नष्ट कर सकते हैं। अब इसके साथ एडिशन ये हुआ कि इस 2+2 में उन्होंने दोनों बातें कह दी। पहली तो ये कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं होगा, यानी कि LOC, और दूसरी ये कि चाइना पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी का कारण है। चाइना की वजह से ही
यहाँ पे बदहाली है। चाइना ने ही विस्तारवाद और आक्रामक रुख अपनाया है और हम भारत की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए भारत के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हैं। कोई दो देश एक दूसरे के साथ इससे ज्यादा और खुल के नहीं कह सकते। तो ये 2+2 मीटिंग हिंदुस्तान के लिए अच्छी है, बहुत अच्छी है, और चाइना के लिए भी, लेकिन इसका इमीडिएट फायदा इंडिया को है। राइट सर, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पठानिया साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, कह रहे हैं कि चाइना इस मीटिंग पर क्लोज आई रखा हुआ था और जो हमें सूत्रों से भी खबर है, अभी आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पा रही है। इस पैक के होने के बाद, बीका एग्रीमेंट होने के बाद जो चाइना का रेस्पॉन्ड आया है वो ये है कि हम बॉर्डर टॉक्स नहीं करेंगे जी। फिलहाल रूठ गया चाइना, कह रहा बॉर्डर टॉक्स नहीं करूंगा एलओसी के मामले पर अभी। अगर इस खबर को मैं सही मानूं जो सूत्रों से हमारे पास है, तो क्या वाकई तौर पर अक्रॉस द बॉर्डर जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी आज की मीटिंग से, वो तो फाइनल हो गई? फिर देखिए गौर साहब, ये बड़ा हिस्टोरिकल दिन है जब हम बात करते हैं कि जो 3 फाउंडेशन एग्रीमेंट जो यूएसए और इंडिया के बीच में हुए हैं, बैका उसका कल्मिनेशन है। अभी आप ये भी देख लीजिए कि यूएसए के इलेक्शन से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले ये चीज एग्रीमेंट किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह रही होगी और बहुत बड़ी वजह है। देखिए, यूएसए इज द ओनली सुपर पावर। चाइना ने क्या हिमाकत की कि उनकी सुपरमेसी को वो चैलेंज कर रहा है। अगर हम देखें, यूएसएसआर जब टूटा था तो उसके पीछे यूएसए का बहुत बड़ा रोल था। इराक के अंदर जिस तरीके से इन्होंने अपनी कोलिशन फॉर्म करके इराक को नेस्तो नबूद किया, वो हमें सबको पता है। तो यूएसए कैन नॉट बी टेकन लाइटली बाय एनीबॉडी, बी इट चाइना। वो चाइना ने क्या किया कि उन्होंने स्टेट में जो है यूएसए को चैलेंज कर दिया था कि नहीं, हम आपसे आगे बढ़ेंगे आपसे। वुहान वायरस के बावजूद उन्होंने जो ऐसा स्टांस लिया, ये मैं पहले भी बोलता था कि शी जिनपिंग ने बहुत बड़ा जुआ खेला है और ये जुआ अगर उनके फेवर में नहीं जाता है, जिसके आसार अभी नजर आ रहे हैं, तो चाइना का जो बाल्कनाइजेशन है दैट विल स्टार्ट। देखिए, आजकल जो लड़ाई है वो सिर्फ फौजों से नहीं लड़ी जाती। इट इज अ एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स अ एरा ऑफ ड्रोन एंड मिसाइल्स, एंड ड्रोन की इफेक्टिवनेस आपने आर्मेनिया और अजरबैजान के उस बैटल में देख ली है जी। I mean, one has really no answer to it. You can't track it, you can't trace it, you can't take any preventive measures. और उसी तरीके से जब हम बात करते हैं जियो स्पेशल डाटा की, जिसके अंदर आपके ड्रोन, मिसाइल्स, टारगेट एक्विजिशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन, नेविगेशन, तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाएंगी और उसके साथ आप ये भी मिला लीजिए कि लॉजिस्टिक जो है वो एग्रीमेंट भी हो गया है, वेयर वी कैन शेयर द बेसिस ऑफ ईच अदर। उसके बाद इंटरऑपरेबिलिटी और जो उसका एनक्रिप्शन वाला है, दैट इज अगेन ए मास्टर स्ट्रोक। सो दैट मीन whatever elements are required, which needs to be seamlessly integrated in the war fighting, all elements have been provided and India has been empowered. राइट सर, अभी चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ये कहे कि हम लड़ाई बंद कर देंगे, अभी यार नेगोशिएशन नहीं करेंगे या मीटिंग नहीं करेंगे। राइट सर, तो चाइना वेट एंड वॉच पोजीशन में है कि अब आगे होगा क्या। लेकिन आपके पास कर्नल जय चौहान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, जिस तरीके से माइक पोम्पियो ने भारत से मैसेज दिया अक्रॉस द बॉर्डर बेजिंग पहुंचने के लिए और ये कहा कि देखिए, वुहान वायरस जो सीपीसी का फैलाया हुआ है, इसमें भारत और अमेरिका एक साथ मिलकर काम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो नेशनल सॉवरेनिटी है भारत की, उसमें फोर फ्रंट पर अमेरिका रहेगा ताकि किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस डिरेल ना हो, क्योंकि चाइना कभी भी डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता है। एक तीर से कई शिकार करने की पोम्पियो ने कोशिश की आज क्या? देखिए गौर साहब, जैसे पठानिया सर ने बोला है कि जो वॉर है वो केवल बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती है। पहली चीज, वॉर जो लड़ाई होती है वो इकोनॉमिक फ्रंट, डिप्लोमेटिक फ्रंट और साइकोलॉजिकल एंड बॉर्डर पे होती है। इकोनॉमिक एंड हमारी जो डिप्लोमेटिक है बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी और आप देखेंगे इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिक दोनों तरफ से हमने क्या चाइना को एकदम से आइसोलेट कर दिया है जी। मतलब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आज चाइना के खिलाफ खड़ी, एक देश दूसरों को आप छोड़ दीजिए।
रही बात जो दूसरी आपने कहा कि इनके स्टेटमेंट के बाद, यूएस स्टेटमेंट के बाद चाइना ने ये कहा कि हम टॉक नहीं करेंगे। अगर इस बात सही है और जो भी है तो टॉक करके करेंगे क्या, उनका ऑप्शन क्या है ये पहले बताइए। टॉक में क्या चीज वो डिस्कस करेंगे, ये चीज उनके पास नहीं है कि क्या ऑप्शन, क्या एग्जिट है उनके पास आज की डेट में। क्योंकि चाइना ने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी जब चाइना ने ये इस मिस एडवेंचर किया था कि भारत की तरफ से इस तरह का जवाब मिलेगा, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं मिला। अगर आप देखा जाए कि कभी भी क्या छोटा मोटा चलता रहा, इस बार पहली बार हुआ कि तीनों जो हमारे विंग हैं डिफेंस के, वो तीनों को मोबिलाइज किया गया और तीनों को बड़ा फास्ट मोबिलाइजेशन हुआ था। और जो गलवान के अंदर हुआ था, गलवान के जो उनकी कैजुअलिटीज हुई थी वो अपने आप में उनके लिए एक मुंह पे तमाचा थी जिसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो विंटर्स की उनकी कैजुअलिटी चल रही, जैसे आप लोग कई बार बता चुके हैं, वो भी उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं पब्लिकली। दूसरा आते हैं अभी यूएस के बारे में। जैसा सर ने भी बताया है कि हमारे 4 एग्रीमेंट होने थे। पहला एग्रीमेंट हमारा 2002 में हुआ था। उसका जो भी रीजन रहे होंगे यूपीए गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने आगे इसको नहीं बढ़ाया। वट एवर रीजन, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर। उसके बाद बाकी क्या देखेंगे 2016, 2018 और कल्मिनेशन आज जाके हुआ है कि जो एक कंप्लीट पैकेज होना चाहिए डिफेंस कॉर्पोरेशन का किसी भी देश के साथ, वो आज जाके कंप्लीट हो गया है। तो अब कल को अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो हम दोनों देशों के जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक का है, चाहे वो इंफॉर्मेशन का है, चाहे वो सैटेलाइट का है, वो हम एक दूसरे से शेयर करेंगे और एक दूसरे के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट भारत के लिए हुआ है और न केवल भारत के लिए। इसी बात आपने एक स्टेटमेंट और सुना होगा पोम्पियो का, जब उन्होंने कहा था कि मालावा एक्सरसाइज के अंदर ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने स्वागत किया, जिसका इनिशिएटिव भारत ने किया था। तो ये देखिए जिस तरफ से अभी एक्सरसाइज होने वाली है, तो अभी इस सबका जो मैसेज जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, और साथ में ही